जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। जिस घड़ी का इंतजार था, गुरु जी महाराज जी ने आज वो समय पूरा कर दिया है। गुरु जी ने वो घड़ी वो समय ला दिए हैं। जो भी खुशी मिलती है, चाहे जैसी भी खुशी हो, सब मालिक ईश्वर की कृपा से ही मिलता है, उन्हीं के रहमत से मिलता है। और आज यह खुशी, यह घड़ी कई वर्षों बाद श्रुति आंटी को मिला है। श्रुति आंटी चाहती थी महाराज जी का बहुत प्यारा डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग हो, और आज वो समय आ गया और वो घड़ी आ गई जो सत्संग होने जा रहा है। जय गुरु जी। संगत जी, चाहे आप किसी चीज के लिए कितना भी रोएं, लेकिन भगवान अपनी मर्जी के अनुसार आपकी इच्छा पूरी करेंगे। कभी भी ऐसा न सोचें कि भगवान आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। वह सब कुछ जानते हैं, वह आपके हर विचार को जानते हैं, लेकिन फिर भी वह आपको सही समय का इंतजार करवाते हैं। इसके पीछे कोई न कोई छिपा हुआ कारण जरूर होता है। संगत जी, ऐसा ही यह एक सत्संग है जो श्रुति आंटी गुरु जी को बहुत मानती हैं। उनकी मदर भी गुरु जी की बहुत बड़ी फॉलोअर हैं, बहुत मानती हैं, बहुत बड़ी भक्त हैं। और उनके भाई और उनके पिताजी गुरु जी को कम मानते थे। और श्रुति ने गुरु जी से अरदास किया था कि गुरु जी एक दिन मेरे भाई को और पिता को अपने दरबार में ले आइए। और संगत जी, आज वो दिन आ गया। आज श्रुति के पिताजी भी और भाई भी इस दरबार में शामिल हैं। चलिए आगे का सत्संग सुनते हैं। और गुरु जी महाराज जी हमेशा ऐसे सभी संगत को ब्लेस करे। सबके घर में ऐसे ही गुरु जी महाराज जी का सत्संग होता रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, एक बात जीवन में अवश्य याद रखना चाहिए, कभी यह बात नहीं भूलना चाहिए। संगत जी, क्रोध बड़ा होकर प्रतिशोध करता है, प्रतिशोध बनाता है, और प्रतिशोध बूढ़ा होकर पाश्चाताप। क्रोध वह अग्नि कुंड है जो आपके हाथों स्वयं आपकी आहुति करवा देता है। इसलिए संगत जी, इन सब से बचना चाहिए। संगत जी, जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से साथ देने वाले लोगों की बस एक ही पहचान है कि वह कभी भी जिक्र नहीं करते, सिर्फ फिक्र करते हैं। जैसे हमारे गुरुजी महाराज जी हैं, आपकी हमेशा फिक्र करते हैं। आप निश्चिंत रहें, अपने समय के साथ अपना हर एक काम पूरा करें। गुरुजी आपको देख रहे हैं। संगत जी, याद रखिए कि अपनापन भी किसी वैद्य से कम नहीं होता है। हर तकलीफ में ताकत ही दवा देता है। संगत जी, अपने पास मौजूद 3 शक्तिशाली हथियार को कभी मत भूलिए। पहला, प्रेम, प्रार्थना और क्षमा। ये तीनों आपके पास होना चाहिए। इसके बल पर किसी भी जंग को आप आसानी से जीत सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। ऐसा ही यह प्यारा सत्संग होने जा रहा है। आपसे निवेदन करते हैं, पूरा सत्संग ध्यान से भक्ति भाव से सुने। गुरुजी आपको आज ब्लेस करेंगे। जय गुरुजी। ऐसे गुरुजी ने हमें बचाया, हमसे वो कोशिश की, लेकिन उन्हें हमारा एडमिशन कर लिया था तो हम समझ लीजिए उनकी छत्र छाया में थे। अब पहले भी थे, अब भी हैं, और वो छत्र छाया बढ़ती ही जा रही है। पहले हम पे हमारे ऊपर थी, अब हमारे बच्चों के ऊपर भी है, हमारे बच्चों के ऊपर भी है। तो हम जो है वो गुरुजी के परिवार के सदस्य हैं, बल्कि जितनी भी संगत है, आप ये मानिए कि आप गुरुजी के परिवार के सदस्य हैं। गुरुजी आपको देख रहे हैं। आपको सिर्फ मतलब गुरुजी में विश्वास रखना है, बाकी का काम गुरुजी पे छोड़ना है। गुरुजी को किसी कारण से मेरे से एक बार नाराज हो गए, और काफी नाराज हो गए। मैं और मेरी वाइफ जाते थे एम्पायर स्टेट, तो वो वाइफ को तो बोलते थे तू ऐसे बह जा,
अब मुझे कहते थे तू बाहर बैठ चल, तो मैं बाहर जोड़ों के पास जाके बैठ जाता था मुंह लटकाए। तो वहाँ जो पुराने संगत के लोग थे तो वो मुझे कहते थे जैन साहब आप बुरा ना मानो, गुरुजी आपके कर्म काट रहे हैं, कोई कष्ट आपका कट रहे हैं, आप चुपचाप बैठे रहो। हम जाते रहे, मुझे लग गया कि गुरुजी जो है किसी कारण से हमें डांट रहे हैं, बच्चे हैं हम उनके, हमें डांट सकते हैं। हम जाते रहे। बीच में गुरुजी कुछ दिनों के लिए जलंधर चले गए थे। तो अब हमें ये था कि हफ्ते में 1 या 2 बार तो हम जाते ही थे जरूर एम्पायर स्टेट। पहले तो रोज भी जाते थे, पर गुरुजी ने जब संगत बढ़ी तो ऐसे बोल दिया था कि आप लोग थर्सडे को आओगे, आप ऐसे आओगे। तो हमने कहा कि चलो प्रोग्राम बनाया कि हम जलंधर गुरुजी के दर्शन करके आते हैं। और मैं ट्रेन में बहुत चलता हूँ, आई एम ए ट्रेन बफ। इफ आई हैव a choice between a train and a flight, I will take a train. तो जलंधर के लिए हमने बुकिंग कराई। दिल्ली से कोई 2-2:30 बजे ट्रेन चलती थी और वो शाम को जलंधर पहुंचती थी। तो हमने उसमें बुकिंग कराई और हम जाके अपनी सीट पे बैठ गए। टीटी आया, उसने चेक किया, हम जलंधर पहुंच गए। हमने वो वहाँ पे मॉडल टाउन में गुरुजी का मंदिर है, उसके पास में कोई होटल हमने लिया, चेक इन किया और हम गुरुजी के मंदिर पहुंच गए। थोड़ा पहले ही पहुंच गए थे। तो थोड़ी सी संगत थी। तो गुरुजी जैसे ही आए, उन्होंने मुझे जैसे ही देखा, जैसे एकदम चेहरा उनका गुस्से से लाल हो गया। बोले तू क्यों आया? मैंने कहा गुरुजी आ गया। तो इसे चलो बाहर बैठो। और वाइफ को मैंने कहा तू ऐसे बैठ जा। मैं फिर बाहर बैठ गया। अब 2-3 घंटे बाद वो एक दिल्ली से एक और अंकल गए थे। उनको गुरुजी ने कहा होगा कि कब जाओगे वापस? तो उनका गुरुजी आज ही जाएंगे। कि कैसे आए? कि गाड़ी से आए। कि अच्छा वो उमेश जैन बैठा है बाहर, उसको लेके जाना। अब वो आए, वो बोले चलो जी जैन साहब आपको मेरे साथ चलना है, गुरुजी ने कहा है। तो मैंने कहा अच्छा जी अब चलते हैं, मैं होटल से अपना सामान उठा लूं और हम चलते हैं। तो हमने चेकआउट किया और उनके साथ उनकी कार में हम सारी रात ड्राइव करके सुबह दिल्ली आ गए। सुबह वाइफ बोली कि हमारा तो भाई आज का आने का रिजर्वेशन था, उसको देख लो अगर वो कैंसिल हो सकता है तो। अब मैं कंप्यूटर पे बैठा तो मैंने देखा कि हमारा तो मतलब जिस दिन हम सुबह लौटे हैं उस दिन तो हमारा जाने का रिजर्वेशन था। मतलब ये कि हम एक दिन पहले ट्रेन में जाके बैठ गए, टीटी ने चेक किया, उस सीट पे कोई नहीं आया पूरी जर्नी में। हम पहुंच गए जलंधर, गुरुजी ने हमें वापस भी भेज दिया। ये सब क्या है? इसका कारण ना हमने कभी जानने की कोशिश करी, क्यों हुआ, कैसे हुआ। गुरुजी कहते थे कि किंतु परंतु जो है वो जोड़ों के साथ बाहर निकाल के आया करो। तो जैसे जैसे हमारी जर्नी गुरुजी के साथ बढ़ी, हमने ये सीख लिया कि किंतु परंतु का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी चीजें इलॉजिकल हैं। बहुत सारे काम गुरुजी करते हैं कि जिनका कोई कहीं से भी कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ वो ही कर सकते हैं। हमने सीख लिया है कि उनकी रजा में अपनी रजा रखनी है। वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, हमारे लिए वही ठीक है जो वो कर रहे हैं। गुरुजी की मौज एक बार बिल्कुल पीक विंटर्स में, बिल्कुल पीक विंटर्स में गुरुजी ने ऐसे ही कहा, सत्संग में बैठे थे एम्पायर स्टेट में, कि ये तुम लोग जो है
कल सुबह वहां चलोगे डुगरी, उनके घर में जो मंदिर में गुरु जी के गांव में। अब बिल्कुल पीक विंटर्स था, हमें सबको नहीं पता, किसी को नहीं पता कि ये तो पता था कि डुगरी चलना है, पर ये नहीं पता कि हम कैसे जाएंगे, कितने दिन के लिए जाना है, वहाँ क्या इंतजाम होगा, कुछ नहीं मालूम। ये बताया गया कि यहाँ बसें लग जाएंगी और सुबह इतने बजे और इन लोगों को चलना है। अब हम जाके बैठ गए बस में। अब बसें चली, रास्ते में बहुत बढ़िया इंतजाम था हर जगह, और कोहरा बहुत था। हम लोग शाम को करीब मेरे ख्याल से 5:30-6 बजे डुगरी पहुंचे। गुरु जी का जो पुराना घर है वहां पे सैन में सब लोग बैठ गए, बड़ी कड़ाके की ठंड, और मन में ये विचार कि अगर अब गुरुजी ने वापस जाने को कह दिया तो अब कोहरा इतना है तो जो वापस कैसे जाएंगे। बैठे रहे कुछ देर बाद जो है वो चाय प्रसाद हुआ। शायद गुरुजी ने कहा कि जो लोकल संगत थी वहां पे कि इन 4 लोगों को आप लेके जाओ, इन 5 लोगों को आप लेके जाओ, इनको आप लेके जाओ, इनको आप लेके जाओ। तो ऐसे गुरुजी ने सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोकल संगत के साथ। अब हम जिनके साथ अलॉट हुए वो एक लोकल सरदार जी थे। वो 5-6 लोग हम जो थे वो उनके साथ, हम तो गाड़ी से थे नहीं, तो उनकी गाड़ियों में हम उनके घर पहुंच गए। और हमारे साथ एक देयर वाज वन वेरी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर, और उनका बेटा बहू वो कहीं यूएसए से आए थे, उनका एक इन्फेंट चाइल्ड था वो भी, और एक कपल और था। मतलब उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि भाई हम इन्फेंट चाइल्ड के साथ कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाना है सर्दियों के दिन। अब हम उनके सिख फैमिली में पहुंचे, और it was a palatial house in middle of a farm, and that was our first experience of Punjabi hospitality. उन्होंने अपने बेटा बहू जितने थे उनके सबके बेडरूम खाली कराए, उनको तो ड्राइंग रूम में सोए वो, हमको उन्होंने अपने बेडरूम्स दिए। और हम मेरे ख्याल से 3 दिन वहां थे, एंड वी वर ट्रीटेड लाइक रॉयल्टी। पूरा परिवार हमारी सेवा में लगा रहता था। और हम गुरुजी से एक बार उनके घर मिलने जाते थे। हमें ये नहीं पता जाना कब है, वापस कब जाना है, पर कोई क्वेश्चन करने का मतलब ही नहीं। तीसरे दिन गुरुजी ने कहा चलो अब जाओ। क्यों हमें गुरुजी वहां ले गए, इतनी संगत को क्यों 3 दिन रखा, हमें नहीं मालूम। तो गुरुजी की ये मौज थी। खैर वो धीरे धीरे वो, जब उन्हें लगा कि ये तो भागेगा नहीं, उन्होंने फिर मुझे एडमिट किया। और कभी हमें हमेशा उन्होंने यही कहा कि अपने लिए कभी कुछ ना मांगी। एक बार मेरी वाइफ ने जरा से उन्हें कुछ कहा होगा, तो गुरुजी का ये था कि मांगो नहीं कुछ, मांगो नहीं। तो कुछ कहा होगा तो उन्होंने थोड़ा सा ये कहा कि अपने लिए कभी कुछ ना मांगी, जब मांगी औरों के लिए मांगी। तो इनको थोड़ा सा लगा कि गुरुजी ने पता नहीं ऐसे क्यों कहा मुझे। लेकिन अब हमें ये रियलाइज होता है कि गुरुजी का कहने का तात्पर्य यह था कि तुम्हारा तो एडमिशन मैंने कर रखा है, तुम तो मेरी छत्र छाया में हो, मांगो तो किसी और के लिए मांगो, तुम्हारा काम तो मैं करूंगा ही। हम अब ये मानते हैं कि उनका कहने का मतलब ये था कि औरों के लिए मांगो। हमारी जर्नी चलती रही गुरुजी के साथ, अभी भी चल रही है। गुरुजी हैं,
हमें रियलाइज कराते हैं कि मैं यही हूँ, कहीं गया नहीं हूँ। अब ये है कि हम ये सत्संग क्या हमारे पे गुरुजी ने कृपा करी सुनाने, हम सभी सुनाए तो मेरे ख्याल से मैं खुद अपने सत्संग सुनाऊं तो हफ्तों तक सुनाता रहूंगा। अभी लेटेस्ट सुनिए कि हम बेंगलोर गए थे। वी वांटेड टू बाय अ प्रॉपर्टी देयर। तो हमें किसी ने कहा कि ये प्रॉपर्टी डीलर है, सीम्स टू बी गुड, आप इनसे मिल लीजिए। तो मैंने उनको व्हाट्सएप मैसेज किया डीलर को, तो उसका जवाब आया जय गुरु जी। तो इन ए प्लेस लाइक बेंगलोर, मैंने कहा भाई आप गुरु जी को मानते हैं? तो उसने कहा जी मैं तो हूँ ही गुरु जी की वजह से, तो जब मिलेंगे तो बात करेंगे। तो नेक्स्ट डे हम मिले तो मैंने कहा भाई कैसे कैसे आप गुरु जी से जुड़े? तो व्हाट इज टोल्ड मी वाज जस्ट समथिंग दैट इज अमेजिंग कि कैसे गुरु जी आपको अपने से जोड़ लेते हैं। आप तो जुड़ते ही हैं गुरु जी से, लेकिन कैसे गुरु जी कई बार आपको पकड़ लेते हैं, आपको पता भी नहीं है गुरु जी कौन है, पर गुरु जी ने आपकी एडमिशन कर ली पकड़ के जबरदस्ती। ओए कितने जा रहा है यहाँ? तो his story is like this. He is a young boy, about 31, 32, and he is not originally from Bangalore. He is from, I think, Bhopal or Madhya Pradesh somewhere. और वो बोला कि मेरा लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, कोई बिजनेस मेरा ठीक नहीं था, थिंग्स वर नॉट गुड। और मेरी जो मदर है वो ज्योतिषी वगैरह में बहुत विश्वास रखती थी। तो किसी ने कहा तू प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू कर दे। तो किया, वहां शुरू किया, लेकिन उसके लिए कार चाहिए थी, ट्रांसपोर्ट चाहिए था। तो मैंने कोई टूटी फूटी सी पुरानी गाड़ी ले ली एक, और जब वो गाड़ी ली तो उसमें गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था डैशबोर्ड पे। तो उसने कहा कि मैंने ना उससे पूछा जिसने मुझे कार बेची थी, ना उसने मुझे बताया कि ये कौन है, पर मैंने ये मान के कि ये कोई होंगे इन अ प्लेस इन मध्य प्रदेश, वहां शायद गुरुजी को कोई जानता भी नहीं होगा, या ना इतनी ज्यादा मान्यता नहीं रही होगी उस टाइम। तो उसने कभी सुना ही नहीं था कि ये क्या है, ये कौन है। तो उसने वो बोला कि साहब कुछ 1 साल बाद मैंने वो कार बेची, तो फॉर सम रीजन मैंने वो स्वरूप उतार के अपने घर में मंदिर में रख लिया कि भाई महापुरुष लगते हैं, तो मंदिर में रख लिया वो। तो वो बोला कि मेरी मदर क्योंकि बहुत ज्यादा जोशियों के पास जाती रहती थी, एनी सेट के उसके बाद कैसे पता नहीं मेरा काम ठीक होना शुरू हुआ। मैं बेंगलोर शिफ्ट हुआ। यहाँ पे आई एम नॉट अ साउथ इंडियन, but I am doing very well. I could see that he is doing very well. He has bought a very good property. तो वो बोला कि साहब मेरी मदर जाती रहती थी जोशियों के पास, तो उन्होंने ऐसे ही मेरी जन्मपत्री किसी जोशी को दिखाई। तो जोशी ने थोड़ा सा नाराजगी से कहा कि ये क्या दिखा रही है तू, ये बच्चा तो 1 साल पहले चला गया। तो उसकी मदर ने कहा कि नहीं गुरुजी, ये तो है, बच्चा है। तो व्हाट इज सेड कि कोई महापुरुष इसकी रक्षा कर रहे हैं। अब आप ये देखिए संगत जी कि उस बच्चे को ये पता नहीं है कि गुरुजी कौन है, पर गुरुजी ने खुद उसे पकड़ लिया। उन्हें लगा होगा गुरुजी को कि ये मेरी कृपा का पात्र है। तो गुरुजी ऐसे भी आपको जोड़ते हैं अपने आप से। ये जरूरी नहीं कि आप किसी के थ्रू जाएंगे या आपको कोई लेके जाएगा। आपकी भावना अपने आप पैदा होगी कि हमें गुरुजी से जोड़ना है। अब कैसे मैं
हम जो ये मानते हैं कि जैसे हम गुरुजी के यहाँ जाते थे तो उनके उपदेश क्या थे। गुरुजी का ये कहना था कि ये मेरे जो शब्द चल रहे हैं, जो शब्द तुम सुन रहे हो, यही तुम्हारा मैसेज है, यही तुम्हारा हमारा उपदेश है। इसके बारे में मुझे जरा सा ये कहना है कि अब जैसे-जैसे गुरुजी की संगत बढ़ रही है और हर जगह सत्संग होते हैं, तो बहुत लोग हमारे से पूछते हैं कि उसका फॉर्मेट क्या रखना है, उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना इसमें है कि व्हाट आई एम सेइंग इज, आई एम नॉट क्लेमिंग दैट व्हाट आई एम सेइंग इज राइट, दिस इज जस्ट व्हाट माय ओपिनियन इज, कि एक तो गुरुजी के जो भक्ति का फॉर्मेट है वो बहुत ओपन एंडेड है। कोई उसमें रिचुअल नहीं है। गुरुजी के टाइम में भी कोई रिचुअल नहीं था। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि ये व्रत कर ले, ये उपाय कर लो, वो कर लो। इट वाज टोटली ओपन एंडेड। गुरुजी सिर्फ ये कहते थे कि मुझसे डायरेक्ट जुड़ो, डायरेक्ट बात करो मेरे से। और आप विश्वास कीजिए कि गुरुजी आपसे डायरेक्ट बात करते हैं, किसी के थ्रू नहीं कर कीजिए। जैसे अब संगत में वो सत्संग में क्या होने लगा है कि बहुत लोग अपने अपने वो विचार अपने अपना वो बताते हैं कि ऐसे करना है, वैसे करना है। एक सत्संग में पता नहीं ये हुआ कि किसी ने कहा कि साहब लेडीज को डांस करना है जरूर। ऐसा कुछ नहीं था गुरुजी के टाइम में कि डांस करना है या कंपलसरी है, या गुरुजी कई बार कोई ऐसा भी फिल्मी सॉन्ग भी बजवा देते थे और लोग डांस करने लगते थे, पर ऐसा नहीं था कि करना ही है। एक कहीं किसी ने कहा कि साहब कोई विडो जो है वो आरती नहीं करेगी, ऐसा बड़े मंदिर का हुक्म है। तो ये लोग अपने अपने विचार रखते रहते हैं, पर ना कोई बड़े मंदिर से हुक्म आता है इस तरह का, और ना गुरुजी के समय में कोई इस तरह की रिचुअल या वो नहीं था। तो आप गुरुजी के सत्संग कर रहे हैं या ओपन फॉर्मेट है, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं रखनी है। कीप इट वेरी सिंपल प्लीज। कोई भी आडंबर किसी तरह का कोई दिखावा नहीं रखिए। तो गुरुजी का वही एक उपदेश था। एक और चीज जो हम देखते हैं कि गुरुजी के समय में जो शब्द थे वो गुरुजी खुद सेलेक्ट करते थे, और वैसे तो हजारों शब्द हैं, पर वो जो उनकी प्लेलिस्ट थी वो मेरे ख्याल से 60-70 शब्दों की थी, जिनमें से वो 5, 6, 7 किसी दिन बजवाते थे। अरिजीत अंकल एक थे जो कि शायद म्यूजिक हैंडल करते थे, और ये कहते थे पुराने लोग कि गुरुजी को उस दिन जो लोग वहां आ रहे हैं संगत के, उनको कोई संदेश देना है उस शब्द के जरिए, तो इसलिए वो शब्द सिलेक्ट करते थे। तो हमारी रिक्वेस्ट ये रहती है कि जो आप अपनी प्लेलिस्ट बनाएं उसमें कोशिश करें कि जो पुराने शब्द गुरुजी के समय के हैं वही रखें, तो शायद अच्छा होगा। आज भी बड़े मंदिर में 99% वही शब्द बजते हैं जो पुराने गुरुजी के समय में चलते थे। But again, I would say that this is my personal opinion, and please take it like that. अब हमारा क्या मानना है कि हम गुरुजी को यही कहते रहते, गुरुजी ये काम करो, गुरुजी वो काम कर दो हमारा। हमने कभी ये सोचने की कोशिश की कि गुरुजी को हमसे क्या चाहिए। ना वो कोई पूजा के लिए कहते थे, ना कोई चंदा मांगते थे। वहां पे एक गुल्लक थी, वो भी साल 1-1.5 साल में 1-2 बार जब बड़े मंदिर में कोई फंक्शन होता था तब भी उसको पीछे की तरफ थोड़ा रखा जाता था। ऐसा नहीं कि स्वरूप के बिल्कुल सामने पहले गुल्लक रखी हो, या
जहाँ पे भी शंकर जी की मूर्ति वहां गुल्लक रखी हो, तो हम यही सोचते थे कि ये चलता कैसे है सब, हमें नहीं मालूम कैसे चलता है। पर तो गुरुजी हमसे कुछ मांगते ही नहीं थे, ना उनका कोई व्रत, ना कोई कुछ नहीं था। तो हमें गुरुजी को हमारे से चाहिए था क्या, इस बारे में जो मेरा अपना मानना है, जो हमने उनसे छोटी छोटी टॉक से उनकी, या वो जो बीच बीच में कुछ बोलते थे उससे सीखा। मैं एक बार एक बड़े सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर थे, रिटायर्ड, ही वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैं उनको, उन्होंने मेरे से सुना होगा कि वो बोले यार हमें भी लेके चलना गुरुजी के पास। तो वो मेरे साथ गए और बैठ गए। आज्ञा लेते टाइम गुरुजी से, गुरुजी ने हल्के से मुझे कहा इन्नू फेर ना लाई। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनके लिए गुरुजी ने ऐसे कहा कि इन्नू फेर ना लाई। आई वॉज बिट सरप्राइज्ड। एनीवे, नेक्स्ट टाइम मैंने गुरुजी से कहा, पूछा ऐसे ही मैंने, गुरुजी क्या बात। तो गुरुजी ने संगत को सुना के कहा कि ये बंदा जब पावर में था इसने कभी किसी का कल्याण नहीं किया। He told this thing in chaste पंजाबी। और जो भी दुखियारा इसके पास आया इसने उसके लती मारी, अब मैं इसका क्या कल्याण कर दूं। I think this was the biggest message that he gave, कि आप मेरे पास जब आ रहे हो अपना कल्याण कराने, तो आप किसका क्या कल्याण करके आ रहे हो ये तो देखो। आपने कभी किसी का उपकार किया कुछ जिसका आप कर सकते थे, which was within your power, which was within your capacity। तो मैं ये मानता हूँ कि गुरुजी का संदेश हमारे लिए या सभी के लिए ये था, everybody had his own संदेश from him, the way he imagined it or took it, कि हम गुरुजी के पास जा रहे हैं तो हम क्या कल्याण करके जा रहे हैं किसी का, जो हम कर सकते हैं। हम किसी का क्या अच्छा करके जा रहे हैं, क्या बुरा करके जा रहे हैं। किसी का क्या हम बुरा कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से हमारे से अच्छा कोई नहीं जानता। तो गुरुजी का संदेश मेरे हिसाब से ये था कि आप मेरे पास आ रहे हो तो पहले अपना देख के आओ, अपने अंदर झांक के आओ। तुम्हारा जो भांडा है जिसमें तुम मेरे से कृपा लेना चाह रहे हो उसे तो साफ करके लाओ। मैंने गुरुजी से ये सीखा कि आपको अगर गुरुजी के साथ जुड़ना है, गुरुजी का कृपा पात्र बनना है, तो जो आप कर सकते हो किसी के लिए पहले आप वो करो। उसके बाद आप गुरुजी से आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है कि आपको मांगना कुछ से गुरुजी से पड़ेगा नहीं, वो अपने आप देखते रहेंगे। पर आपको आप जो कर सकते हो आप वो करते रहो। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमने गुरुजी से सीखी, रोज सीखते हैं। इसके साथ ही मैं ये सत्संग अपना खत्म करना चाहूंगा। और एक बात और ये कहना चाहूंगा कि गुरुजी ने ये सत्संग कराया किसी वजह से कराया। जो सत्संग को इसको सुन रहे हैं उनको वो कुछ सुनाना चाहते हैं, नहीं तो सत्संग एक सुनाती हूँ। मैं मई में गिरी थी, तो I just woke up and अभी recently इंडिया से आई थी। I think I was dehydrated and पानी ऑफिस जाना था नेक्स्ट डे। तो उठी पर मुझे ऐसे लगा मैं डीजी हूँ, बट अगेन मैंने बोला नहीं, मैं अगर लेट हो गई तो मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। आई हैव टू जल्दी से तैयार होना, ट्रेन कैच करनी है। तो गई किचन में पानी लिया
मैंने पानी का गिलास पकड़ा, बट उसके बाद मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, मैं गिर गई। एंड मुझे काफी, जब मेरे को होश आया तो मैं गीला गीला लगा, तो मेरे फोरहेड पे चोट लगी, तो हाथ लगा तो ब्लड था, तो मैं उठ के बैठ गई। एंड देन दैट नाइट आई स्टेड विद मॉम बिकॉज सिंस मॉम वाज लाइक नॉट वेल, तो मैं ना उठ के जाके चेयर पे बैठ गई, बट मेरे में स्ट्रेंथ नहीं थी। एंड आई स्टार्ट कॉलिंग मम्मा, दीदी। एंड मेरी दीदी भागी हुई आई, तो उसने देखा, कहती ओ तेरा तो बहुत ज्यादा खून है, कटा है इतना बड़ा। मैंने कहा मेरे में होश नहीं थी एक्चुअली। उसने मुझे जूस दिया, पानी दिया, बहुत जल दिया। गुरुजी का सबसे पहले उसने मुझे जल दिया। उसको पता है कि ये जल के लिए जल से ही इसका इसने, मैंने नहीं भी दिया तो इसने मांग लेना। उसने मुझे जल दिया गुरुजी का, फिर जूस दिया। एंड देन उसने देखा ब्लड रुक गया, पर उसने कहा कट बहुत बड़ा, तुझे इमरजेंसी जाना होगा। मैंने बोला नहीं नहीं, इमरजेंसी नहीं मैं जा सकती, मेरा सारा अभी मैं इंडिया से वापस आई हूँ, आई हैव टू गो बैक टू वर्क। तो इमरजेंसी गए तो वो मुझे सुइयों से बहुत डर लगता है, निडल से। एंड मैंने कहा वो इसको नम करेंगे फिर स्टिचेस करेंगे, ना 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 मैं नहीं जा रही। एंड देन शी लुक्ड एंड शी सेड नहीं, कट बहुत बड़ा है एंड तेरे को जाना पड़ेगा। तो वी वेंट टू हॉस्पिटल, इमरजेंसी गए। इतनी अच्छी तरह, आई कांट बिलीव इट, कैसे गुरुजी महाराज जैसे उनको पता था मैंने आना है। स्मूथली वी वेंट इन, अंदर गए, कोई नहीं था, सीधा इमरजेंसी में ले गए मुझे। वहां थोड़ी देर बैठी, डॉक्टर आया, मुझे हो अभी भी आई वाज अनकॉन्शियस। डॉक्टर आया, उसने हाथ लगाया, आई वाज हर्टिंग, ब्लड रुक गया था, उसने साफ साफ किया, थोड़ी देर के लिए देखा। एंड देन हियर आई हर्ड ही सेइंग आई हैव टू गो, आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू सेंड माय किड्स टू स्कूल, आई हैव टू गो होम, गेट देम रेडी। तो उसने मुझे बिठा रखा, मेरे वाइटल्स चेक किए, सब कुछ ठीक था, बट अगेन दे हैव टू चेक व्हेन यू आर इन हॉस्पिटल। एंड उसके बाद मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट किया। मैं बैठी वहां, दीदी मेरे पास आई तो परेशान थी, मी ऑल्सो, आई एम अंदर वरीड, अब सुई लगेगी, फिर इंजेक्शन लगेंगे, फिर स्टिचेस आएंगे, और पता नहीं कितनी दर्द होगी, कितनी दर्द सहनी पड़ेगी। एंड थोड़ी देर में दीदी को मैंने बोला, तो दीदी ने रूम देखा तो नंबर 7। तो ये मेरा सत्संग था। आया फटाफट, उसी टाइम डॉक्टर आया, वो कहता स्टिचेस लगेंगे तेरे को। मैंने कहा ना मैं नहीं लगवा रही। तो कहता तो चॉइस तेरी है, देख ले क्या करना है। तो कहता प्लास्टिक सर्जरी भी शायद अगर करेंगे, बिकॉज इट्स राइट ऑन अ फोरहेड, तो निशान ना पड़ जाए। तो मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं कराना, तू जा यहाँ से। और मैं अंदर ही अंदर गुरुजी से बातें कर रही हूँ, जाप कर रही हूँ, याद कर रही हूँ गुरुजी को, बस गुरुजी से बात कर रही हूँ, की होया, किससे होया, की ये दिखी लोड़ सी, ब्ला ब्ला ब्ला, यू कंप्लेन। किससे बात करोगे, बिकॉज व्हेन यू टॉक टू गुरुजी आप किससे कंप्लेन करोगे, उन्हीं से ही करोगे। एंड इतना भी पता जरूर देयर इज अ रीजन बिहाइंड। एंड मेरी सिस्टर वहां नहीं है, चली गई। प्लास्टिक सर्जन फ्रॉम नोवेयर अंदर आ जाता है एंड मेरे साथ बातें करने शुरू हो जाता है। मुझे कहता देख के हाथ अंदर डाला, काफी डीप कट था, कहता इस पे स्टिचेस आएंगे। मैंने कहा नो आई डोंट वांट। कहता तुझे पता भी नहीं चलेगा। मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता भी नहीं मेरी इंश्योरेंस प्लास्टिक सर्जरी कवर करेगी कि नहीं। देन ही स्टार्ट टॉकिंग टू मी, करते और फटाफट उसने मुझे सुई दी, स्टिचेस लगाए, टा करता चला गया। और इतनी देर में दूसरा डॉक्टर वापस आया, कहता यू वर वेरी लकी, नॉर्मली हमें प्लास्टिक सर्जन को बुलाना पड़ता है फोन करके कि आओ, पेशेंट पड़ा है, उसको तेरी जरूरत है, यू हैव टू डू योर जॉब एंड तो बट तेरे केस में प्लास्टिक सर्जन अभी आया था किसी बच्चे को स्टिचेस लगाने, तो